नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैंने YouTube शॉर्ट्स के अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो में दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन क्या करें, मेरा बेटा सनी कोरोना और लॉकडाउन और दिल है कि मानता ही नहीं। तो इस एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूं YouTube रिवाइंड्स। आज है तारीख 22 मार्च 2021, यानी कोरोना और लॉकडाउन का पहला जन्मदिन। बाद मसाले लगी उस पुड़िया को खोलकर चटपटी खबरों को पढ़ने वाले उन शौकीन लोगों के लिए लाया हूं मैं पिछले साल का ये बवासीर का दर्द। देखते रहिए YouTube रिवाइंड। मैंने थोड़े से सेलिब्रेशन और दारू के छींटों के साथ साल की शुरुआत करी। करियर का कारवां इस तरह चल रहा था जैसे किसी सड़क पर डांबर को चपटा करने वाला कोई रोड रोलर काम खत्म होने के बाद नकारों की तरह धीरे धीरे वापस जा रहा होता है। नागरिकता कानून के विरोध के बाद उसके लागू होने से एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर इस देश में आगे बढ़ना है तो सबकी पसंदीदा चाय और चाय वाले की तरह कड़क और गर्म होना होगा। अपने यूएस वाले एनआरआई कज़न की शादी के लिए मैं दिल्ली पहुंचा। वहां लड़की वालों ने हमारा स्वागत इस तरह से किया जैसे हम डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेलीगेट्स हैं जो मोदी जी के बजाय उनसे मिलने आए हों। लड़की वालों के साथ 5 स्टार होटल में वो मुलाकात और लंच मोदी जी और ट्रंप की सीरियस मीटिंग से कम न थी। अपने कज़न की खूबसूरत सी पत्नी को देखकर समझ में आया कि अमेरिका के साथ समझौते में रहना और वहाँ की नागरिकता पा लेना हम भारतीयों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पैरासाइट फिल्म से कम नहीं है। मतलब यह कि बस मेहनत करो और कोशिश करते रहो, मगर फल की चिंता भूल जाओ। फिर क्या था, मोदी राज के बाद भी दिल्ली में केजरीवाल की तरह डटे रहने की हमने भी ठान ली थी। शादी अटेंड करने के बाद दिल्ली से ही अपने बूढ़े माँ बाप और दिमाग से बूढ़े हो चुके बड़े भाई को ऋषिकेश के लिए रवाना करके तन्हाई में मैं अपना भारी मन और उससे भी भारी शरीर लेकर ना मिलने वाले काम को ढूंढने निकल पड़ा। होली के रंगों की तरह काम भी मुझ पे बरस रहा था। एक गांव में शूटिंग के दौरान एक गांव की गोरी से नैन मटक्का हुआ तो सोचा पैकअप के बाद किसी चने के खेत में जोरा जोरी करने की तैयारी करूंगा। मगर जब फसल और लॉन्डो की कटनी होती है तो कट ही जाती है। मेरी हालत कमलनाथ की गिरती हुई सरकार से कम नहीं थी। मध्य प्रदेश की जनता और वो गांव की गोरी दोनों ही किसी और के हो चुके थे। बेवफाई से मैं अभी उबरा भी नहीं था कि लॉकडाउन की स्थिति कुछ ऐसी थी जैसे 10वीं क्लास का कोई लौंडा बाप द्वारा पहली बार बियर और गांजा साथ पीता हुआ पकड़ा जाने पर पिछवाड़े पर कसकर डंडे भी खाता है और घर में नज़रबंद भी हो जाता है। यह समय बचपन की याद दिला रहा था। गर्मियाँ टीवी पर शक्तिमान, रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण सीरियल्स की तरह लौट आई थी। अब घर पर पॉर्न, मिर्ज़ापुर और पाताल लोक जैसी वेब सीरीज़ देखने के लिए जुगाड़ बनाना पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी करने से कम नहीं था। दूरदर्शन जो हमारे माँ बाप की जवानी के दिनों का नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम हुआ करता था, उसका नाम अब फिर से नई जनरेशन के बीच सोनू सूद की तरह पॉपुलर हो रहा था। व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स पर धार्मिक सीरियलों की क्लिपिंग्स भेज कर धर्म का ज्ञान पेल कर पकाने वाले ये वही अंकल आंटी और रिश्तेदार थे जिन्होंने कोरोना से जुड़ी अफवाहें फैलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। टिकटॉक पर बंदरों और छक्कों को शर्मसार करने वालों को और खुद को देशभक्त कहने वाले पबजी के खिलाड़ियों के लिए अच्छे दिन अब मोदी जी लाने वाले थे। भारत और चीन की लड़ाई पबजी के रणयुद्ध में भी शुरू हो गई थी और आखिरकार भारत में मिलने वाले चटपटे चाइनीज़ खाने को छोड़कर मोदी जी ने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करवा ही दिया। एक तरफ टिकटॉक द्वारा हाहाकार मचाने वाले जो अब बेरोजगार हो चुके थे, जिन्हें टकाटक, मौज, स्नैक जैसी कंपनीज ने पनाह देकर
यह साबित कर दिया था कि नेपोटिज्म से लड़ने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की। दूसरी ओर पबजी खेलने वाले दूसरे मोबाइल गेम्स में अपनी रणभूमि ऐसे खोजने चल पड़े जैसे बड़े भैया लोगों के ग्राउंड में आकर भगाने के बाद बच्चे चलते मैच को छोड़कर दूसरे ग्राउंड की खोज करने लगते हैं। नेपाल जो हमारा चड्डी बड़ी था, अब वह उसी दोस्ती का हक मांगने लग गया था। स्कूल में बैग, स्केल, कॉपी किताब या टीचर की चौक चुराकर बेंच के बीच में बाउंड्री बनाकर बंटवारा करने वाला हमारा यह वही दोस्त था जो अभी तक अपने बचपने से बाहर ही नहीं आया था। भरोसा तो इस बात का नहीं हुआ कि नेपाल, जिसके हाथ के चटाकेदार मोमोज के बिना हम नहीं रह सकते, चीन की बातों में ऐसा आ गया जैसे दूसरे सेक्शन की लॉन्डों की बातों में आकर अपने ही सेक्शन के बैक बेंचर लौंडे आपस में भिड़ जाते हैं। हमारे देश की सिकुड़ती हुई जीडीपी को देखकर बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को सर्दियों में सिकुड़ती हुई नुन्नी याद आ रही थी। सुशांत सिंह की मौत के बाद सबकी सटक गई थी। अब वो लोग भी मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे थे जो खुद दूसरों को मेंटल टॉर्चर देते हैं। प्रसिद्ध कलाकारों और शख्सियतों को हमें छोड़कर जाने का सिलसिला कुछ ऐसा हो चुका था कि मानो नेपोटिज्म को संभालने वालों ने ही इसे प्लान किया हो। बहुत से सिंगल लॉन्डो को कटवाने के कुछ समय बाद खुशी मिली थी। अब कुछ लड़के यह दुआ कर रहे थे कि उनको काटने वाली की हालत रिया चक्रवर्ती की तरह हो जाए, तो कुछ बंदे रोज़ रोज़ गांजा फूकना शुरू करके अपनी एक्स को फंसाने की प्लानिंग करने में लग गए। एनसीबी की राडार पर बॉलीवुड में नशा करने वाले ऐसे बढ़ते जा रहे थे जैसे पाकिस्तान से भारत में फैल रही टिड्डियों का दस्ता हो। लॉकडाउन का वक्त दारू और गांजा जुगाड़ करके ले जाने में नाकाम होने वाले पुलिस के डंडे खाने के बाद लोग एनसीबी की रेड की आशंका से डरे हुए थे। भगवान राम और क्रिकेट के भक्तों के लिए अच्छे दिन आ गए थे। राम मंदिर के निर्माण और आईपीएल की शुरुआत के साथ लोगों के आनंद ने यह साबित कर दिया था कि मोदी जी अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह समझते हैं, क्योंकि वह अपनी इस प्रजा को तरह तरह की लॉलीपॉप देना अच्छी तरह से जानते हैं। मगर बीजेपी की टेंशन तब बढ़ गई जब जो बाइडन और एलोन मस्क के बाद मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को टेंशन यह थी कि बिटकॉइन द्वारा पीएम रिलीफ फंड में दान मांगने वाले इस व्यक्ति के कारण बिहार में होने वाले चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी का पार्टी फंड कहीं खतरे में ना पड़ जाए। यह शख्स ट्विटर पर यह कहकर बीजेपी की चुटकी ले रहा था कि उसने पेटीएम मॉल को नहीं बल्कि मोदी जी के ट्विटर अकाउंट को हैक किया है। खुद को जॉन विक्स कहने वाला ये शख्स ट्विटर पर यह सब लिखते हुए यही सोच रहा होगा कि वह साइबर सेल से कियानू रीव्स की तरह फाइट करके सीक्वेंस बना लेगा और बच जाएगा। कंगना रनावत, बॉलीवुड और ठाकरे जी की बीच की लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के जंग से किसी मायने में भी कम नहीं थी। ऐसी ही बेरुखी और नाराजगी शादियों के मौसम में भी सामने आ रही थी। कोरोना के बहाने लोग शादियों में सिर्फ अपने चहेते रिश्तेदारों को बुलाकर बाकी रिश्तेदारों से बदला ले रहे थे। बिहार के चुनाव में शादियों से भी ज़्यादा भीड़ दिखाई दी। चुनावी पार्टियों को प्रवासी मजदूरों के लौटकर आने की इससे ज़्यादा खुशी और कभी नहीं हुई होगी। रिश्तेदारों के बीच खुद को इम्पोर्टेंट समझने वाले फूफा जी, मामा जी और जीजा जी शादियों में ना बुलाए जाने पर बिहार में बीजेपी की उन 74 सीटों सा महसूस कर रहे थे जो बिहार में तो आ गए थे, लेकिन बहुमत से जीते तो आखिर एनडीए और आरजेडी ही थे। अब बीजेपी योजना बनाने में लग गई थी कि अगले चुनाव में उन्हें भी बिहार पर लिट्टी चोखे सा जादू चलाना ही पड़ेगा। सर्दियां आ चुकी थी, लेकिन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे गर्मी बनी हुई थी और वहाँ जमा हुए सारे किसान जो पहले खेतों में खुले वातावरण का आनंद लिया करते थे, वो इस साल माहौल बदलने के लिए खुली सड़कों पे आने वाले नए साल की तैयारी करते दिख रहे थे। बड़े फिल्मी सितारों और हस्तियों का इस आंदोलन में शरीक होना
बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोरोना के टीके बन जाने के खोखले दावे। साल खत्म होने को था और एक बार फिर मेरे करियर का ग्राफ लगातार गिर रहा था, लेकिन इस साल मेरे पास अपनी नाकामयाबियों को कोरोना के ऊपर लादने का एक और बहाना मिल गया। तो मुझे आने वाले नए साल की रेजोल्यूशन की तैयारी कुछ इस तरह करनी थी जिस तरह मोदी जी अपनी कातिलाना स्पीच की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका पिछला साल कैसा रहा और कैसे आप कोरोना का पहला जन्मदिन मनाएंगे और उसके पहले जन्मदिन पर वापस से लॉकडाउन लग रहा है। खैर, ये तो तैयारी है हमारे सरकार की। उसके पहले जन्मदिन पर आप क्या करना चाहेंगे, प्लीज बताइए। इस साल भी लगता है घर के काम करने में ही जिंदगी बीत जाएगी। ये साल भी लगता है ऐसे बीत जाएगा। मार्च तो आ ही गया है, फिर से लॉकडाउन लग रहा है। यार क्या करेंगे भाई, हैं? एक तो ये सनी कुछ करता नहीं है, ऊपर से सारा काम मुझे करना पड़ता है। मतलब वीडियो भी मैं ही बनाऊं, स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखूं, ये कपड़े भी मैं ही तय करूं। सनी जो है दिन भर पड़ा रहता है, बस और कुछ नहीं करता है आदमी। अब लॉकडाउन फिर से लग रहा है या फिर से कॉलेज जाना बंद कर रहा है। मैं क्या करूं इस आदमी का। ये स्क्रिप्ट से बाहर था। चलिए जाइए, बाय।